आम स्रोतों की इस बेहद खास और गहरी पड़ताल में स्वागत है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ पन्नों पर लिखे हुए कुछ नंबर नहीं है। बिल्कुल, ये भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक यानी उत्तर प्रदेश के भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट है। हाँ, और आज हम बहुत ही शानदार और विस्तृत लेख के आधार पर यूपी सरकार के 2026-27 के बजट को डिकोड करने वाले हैं। और ये कोई छोटा मोटा बजट नहीं है, इसका आकार पूरे 9.12 लाख करोड़ रुपए है। जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। वो निष्पक्षता वाली बात है ना। एकदम सही। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी, सरकार या विचारधारा का न तो समर्थन कर रहे हैं और न ही विरोध। हमारा इकलौता मकसद बस ये है कि इसके इस सोर्स मटेरियल में जो भी तथ्य और आंकड़े दिए गए हैं उन्हें पूरी तरह से निष्पक्ष होकर समझा जाए, ताकि हम सब खुद ये तय कर सके कि इन भारी भरकम नंबरों का आम जनजीवन पर क्या असर होने वाला है। सही का। तो जब हम 9 लाख करोड़ से ज्यादा के इतने विशाल बजट की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इस पूरे मामले की बिग पिक्चर क्या है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। बड़े आर्थिक आंकड़ों के हिसाब से ये बिग पिक्चर कैसी दिखती है? अगर हम इसे देखें तो ये बजट पिछले साल के मुकाबले करीब 12.9% बढ़ा है। मतलब लगभग 13% का उछाल। जी, और ये सिर्फ खर्चे बढ़ने की बात नहीं है, ये दिखाता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था का दायरा कितना फैल रहा है। स्रोत में जीएसडीपी को लेके भी कुछ अनुमान है ना? हाँ, स्रोत के मुताबिक 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का अनुमानित जीएसडीपी यानी स्टेट जीडीपी 30.26 लाख करोड़ रुपए हैं। 30 लाख करोड़ के पार। बिल्कुल, जो कि 13.4% की एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ रेट है। लेकिन इस पूरे बजट डॉक्यूमेंट में जो एक चीज मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस कर रही थी वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। हाँ, कुल व्यय का 19.5% हिस्सा सीधे सीधे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है। और ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब सरकारें खर्च करती हैं तो लोगों को लगता है कि बस लोक लुभावन खर्चे हो रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए 19.5% का ये आंकड़ा इतना अहम है। ये दर्शाता है कि सरकार सिर्फ फौरी खर्चे नहीं कर रही है बल्कि दीर्घकालिक संपत्तियां बना रही है। मतलब लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एसेट्स बन रहे हैं। जी, जैसे हाईवे, पावर प्लांट और अस्पताल, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का असली इंजन होते हैं। तो राजकोषीय घाटे का क्या सीन है? मतलब इतने खर्चे के बाद क्या सरकार घाटे में नहीं जा रही? यही तो बैलेंसिंग एक्ट है। स्रोत में साफ लिखा है कि राजकोषीय घाटे को 3% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। 3%, जो कि वित्तीय अनुशासन के दायरे में आता है। एकदम सही। और इसके साथ ही 2026-27 तक ऋण से जीएसडीपी अनुपात यानी डेट टू जीएसडीपी रेशियो को घटाकर 23.1% तक लाने का भी लक्ष्य है। तो मतलब ग्रोथ भी है और संभल कर चलना भी है। बिल्कुल। चलिए अब इस पूरी अर्थव्यवस्था की जो असली जड़ है वहां चलते हैं। हम बात कर रहे हैं पारंपरिक नींव की, यानी कृषि और ग्रामीण विकास। यूपी का नाम आते ही सबसे पहले लहलहाते खेत ही दिमाग में आते हैं और आंकड़े बताते हैं कि कृषि को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया गया है। हाँ, कृषि बजट में सीधे सीधे 20% की शानदार वृद्धि हुई है, जो अब 10,888 करोड़ रुपए हो गया है। और उत्पादन के टारगेट्स भी तो बहुत बड़े हैं। जी, अनाज उत्पादन का लक्ष्य 753.55 लाख मीट्रिक टन रखा गया है और तिलहन का 48.18 लाख मीट्रिक टन। ये दिखाता है कि फोकस बम्पर पैदावार पर है। लेकिन स्रोत में एक ऐसा आंकड़ा है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। मतलब पारंपरिक खेती में नई तकनीक का जो मेल हो रहा है। आप उस सोलर पंप वाले हिस्से की बात कर रही हैं? हाँ, डीजल पंपों के सौरीकरण के लिए 637.84 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अगर हम इसको बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। इससे किसान की लागत भी कम होगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा। और प्राकृतिक खेती मिशन के लिए भी तो 298 करोड़ रुपए हैं। साथ ही कृषि निर्यात हब विकसित करने के लिए 245 करोड़ रुपए। यानी अब किसान को ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार किया जा रहा है। एकदम सही। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत गन्ने के दाम में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि भी की गई है। इसके अलावा वो एफपीओ वाला फंड भी तो है। जी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 75 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड। ये रिवॉल्विंग फंड असल में काफी मददगार होता है ना? बिल्कुल, ये किसानों के समूहों को थोक में खरीदारी करने और अपनी सौदेबाजी की ताकत बढ़ाने में मदद करता है। और साथ ही पशुधन बीमा और सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण का भी जिक्र है।
जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूरी सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यहाँ से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि अब हम पारंपरिक कृषि क्षेत्र से एकदम विपरीत डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर रुख कर रहे हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है ना? एक कृषि प्रधान राज्य अब डेटा लेड ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। अगर आप डिजिटल बजट के मुख्य अंश देखें तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बजट में 76% का भारी उछाल आया है। 76%? जी, ये तो बहुत ही बड़ा जंप है। जी। और ये बजट अब 2059 करोड़ रुपए हो गया है। और इसमें उत्तर प्रदेश एआई मिशन के लिए भी एक बड़ा आवंटन है। बिल्कुल। एआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपए का आवंटन एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब प्रशासन और गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। हाँ, और इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की भी स्थापना हो रही है, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए यू हब की स्थापना का भी विश्लेषण स्रोत में गहराई से किया गया है। लेकिन युवाओं को इस सब से कैसे जोड़ा जा रहा है? इसके लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है, जिसमें 2374 करोड़ रुपए की लागत से 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाने हैं। पर सिर्फ डिवाइस देना ही काफी नहीं है, इसीलिए ड्रीम स्किल लैब की बात की गई है। ड्रीम स्किल लैब, जहां युवाओं को फ्यूचर रेडी स्किल सिखाई जाएंगे। जी, और टेक यूथ एम्पावर्ड यूथ स्कीम के जरिए युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने की एक बहुत ही ठोस रणनीति है। पर इन डिजिटल सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत फिजिकल बैकबोन की भी तो जरूरत होगी। बिल्कुल। कृषि की वृद्धि और डिजिटल विकास दोनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो पुल है जो सब कुछ जोड़ेगा। और यहीं पर स्रोत में दिए गए सबसे बड़े आंकड़ों में से एक सामने आता है। आप 27,000 करोड़ वाले आंकड़े की बात कर रही हैं? जी, बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास के लिए विशेष रूप से 27,103 करोड़ रुपए का भारी भरकम आवंटन। ये आंकड़ा सच में बहुत विशाल है, और इसके अंदर डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अनोखा मेल है। जैसे वो 8 डेटा सेंटर पार्कों के निर्माण की योजना। एकदम सही। स्रोत में इन 8 डेटा सेंटर पार्कों का विस्तृत विश्लेषण है। इसके लिए तो बहुत बड़े निवेश की बात कही गई है। हाँ, लगभग 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ। और इसकी क्षमता कितनी होगी? 900 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। 900 मेगावाट, ये यूपी को एक बहुत बड़ा डेटा हब बना देगा। बिल्कुल, और सिर्फ डेटा ही नहीं, शहरी विकास पर भी बहुत फोकस है। जैसे महानगरीय बुनियादी ढांचा प्राधिकरणों के लिए 26,514 करोड़ रुपए। जी, जिसमें मेरठ, मथुरा, वृंदावन और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं। और अयोध्या के समग्र विकास के लिए अलग से 100 करोड़ रुपए। साथ ही मुख्यमंत्री शहरी विस्तार और नया शहर प्रोत्साहन योजना के लिए 3500 करोड़ रुपए का आवंटन भी है, ताकि नए सैटेलाइट शहर बसाए जा सकें। और जहां शहर होंगे वहां उद्योग भी चाहिए। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र के लिए 575 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों को पनपने का मौका मिलेगा। और इन उद्योगों का माल सही से पहुंच सके, इसके लिए वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर भी चर्चा की गई है, जो सप्लाई चेन की अड़चनों को दूर करेगी। बिल्कुल। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इस भारी आर्थिक विकास में समाज के हर वर्ग, खासकर महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो रही है, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। और इस बजट में इसे गुलाबी बजट या पिंक बजट के जरिए एड्रेस किया गया है। पिंक बजट, जहां महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। हाँ, महिला और बाल विकास के लिए आवंटित राशि में 11% की वृद्धि हुई है, जो कि अब 18,620 करोड़ रुपए हो गई है। जी, और इसमें कुछ बहुत ही विशिष्ट योजनाएं हैं, जैसे निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 3500 करोड़ रुपए, और बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 400 करोड़ रुपए, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की भी योजना है। और जो सबसे दिलचस्प है वो है महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना। ये तो सच में महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने में बहुत मदद करेगा। बिल्कुल। और सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति 5.0 के तहत सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी जिक्र है। महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ पर्यावरण पर भी तो एक खास फोकस है, जिसे स्रोत में ग्रीन बजट टैगिंग कहा गया है। हाँ, ग्रीन बजट टैगिंग का मतलब है कि कुल बजट का 23.5% हिस्सा विशेष रूप से पर्यावरण केंद्रित योजनाओं के लिए रखा गया है। तो 42 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, यानी लगभग 2.42 बिलियन पौधे। और सौर ऊर्जा पर भी जोर है। 1 गीगावाट से ज्यादा की चालू सौर ऊर्जा क्षमता को और बढ़ाने की बात है। साथ ही वो नई बायोप्लास्टिक औद्योगिक नीति 2024 भी तो है, जो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में एक अहम कदम होगी। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण की बात कर ली, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या?
इंसानी बुनियादी ढांचे को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए का बजट है। और ग्रामीण स्वास्थ्य तथा आयुष्मान भारत के लिए 10,641 करोड़ रुपए। इसमें पीपीपी मॉडल पर आधारित 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण भी शामिल है। यानी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का सहयोग। जी, और आपातकालीन सेवाओं के लिए लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर्स का निर्माण भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इन सब का क्या अर्थ है? मतलब आम इंसान के लिए इस गहरी पड़ताल का सार क्या है? निष्कर्ष यही निकलता है कि ये बजट केवल एक रूटीन वित्तीय स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है। लेकिन नीतियां चाहे कितनी भी अच्छी हों, असली बात तो लागू करने पर आती है। बिल्कुल, सफलता अब इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले वर्षों में इन नीतियों को कितनी क्षमता और सहयोग के साथ जमीन पर लागू किया जाता है। सही कहा। इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री से मैंने एक ऐसा बिंदु देखा जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की। अच्छा, वो क्या है? स्रोत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नाइट सफारी और हेरिटेज सर्किट्स के विकास का भी जिक्र है। हाँ, ये इको टूरिज्म वाला हिस्सा। तो जरा सोचिए, क्या इको टूरिज्म और हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का ये आधुनिकीकरण सिर्फ वीकेंड के मनोरंजन के लिए है, या फिर इसका कोई बड़ा आर्थिक पहलू है? वही तो। क्या ये स्थानीय स्तर पर रोजगार का एक ऐसा बिल्कुल नया इकोसिस्टम बना रहा है जो राज्य की सांस्कृतिक पहचान को एक वैश्विक ब्रांड में बदल सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। पर्यटन के जरिए लोकल इकोनॉमी को ग्लोबल स्तर पर ले जाना, इस बारे में हम सबको विचार करना चाहिए। बिल्कुल, इस बारे में खुद सोच कर देखिए। तो इसी एक नए विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस विश्लेषण को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानवर्धन की इस यात्रा को हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए।